नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीम अली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीम अली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल फुटवेयर में देश की अग्रणी कंपनी बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। कोर्ट रोड में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। यहाँ महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए जूते, चप्पल व सैंडल का लेटेस्ट और हेवी कलेक्शन मौजूद है। ड्रग इंस्पेक्टर ने पचंबा समेत कई दवा दुकानों में किया चेक, कागजातों को खंगाला, गड़बड़ियां भी हुई उजागर, कहा होगी कार्रवाई। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर गिरिडीह इकाई ने की प्रेस वार्ता। सरकारीकरण दिवस पर दी एक दूसरे को शुभकामनाएं, केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। लायंस क्लब ने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक कचरा को लेकर जागरूकता अभियान। प्रचार वाहन को किया रवाना, इलेक्ट्रॉनिक कचरा के दुष्प्रभाव की दी जानकारी। सदर अस्पताल में अनुबंध चिकित्सा कर्मियों का हड़ताल रहा तीसरे दिन भी जारी। मांगों को लेकर की आवाज बुलंद, कहा आगे भी जारी रहेगा आंदोलन। और अजमेर शरीफ के लिए हुट्टी बाजार से रवाना हुआ जायरीनों का जत्था। 14 दिनों की पवित्र यात्रा पर निकले श्रद्धालु। कई प्रमुख लोगों ने शुभकामना देकर किया रवाना। और अब खबर विस्तार से। ड्रग इंस्पेक्टर अरूप रत्न साहा द्वारा गुरुवार की शाम से शहरी इलाकों में संचालित दवा दुकानों की जांच की जा रही है। इस कड़ी में उनके द्वारा सबसे पहले पचंबा स्थित न्यू जनता मेडिकल की जांच की गई। जांच के दौरान यहां कई गड़बड़ियां मिली। इसके बाद वे नवदीप नर्सिंग होम स्थित मेडिकल स्टोर की भी जांच की गई। इस बाबत ड्रग इंस्पेक्टर श्री साहा ने बताया कि न्यू जनता मेडिकल में जांच के दौरान लाइसेंस तो मिला, लेकिन लाइसेंस को प्रदर्शित करने का जो नियम है वह यहां देखने को नहीं मिला। वहीं जब उनके द्वारा दवाओं के क्रय विक्रय के संबंध में जानकारी मांगी गई तो दवा क्रय संबंधित बिल तो दिखाया गया, लेकिन दवा किन्हें बेची गई है इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि H1 संबंधित दवाओं के विक्रय पर रजिस्टर्ड संधारित करने का भी नियम है, जो यहाँ नहीं पाया गया। कहा कि फिल वक्त दवा दुकानों की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि जिले में मेडिकल स्टोर्स की भरमार है, लेकिन स्टोर संचालन की अहर्ता को मात्र गिने चुने स्टोर से ही कर रहे हैं। अगर तरीके से इन मेडिकल स्टोर्स की जांच की जाए तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आ सकती है। कौन दुकान? अभी 1 घंटा पहले जनता मेडिकल पचंबा में भी जांच किया गया। जांच के दौरान उनके पास लाइसेंस है, लेकिन दुकान में लाइसेंस प्रदर्शित होना चाहिए, तो लाइसेंस प्रदर्शित नहीं पाया गया। उनसे सेल और परचेज बिल की 15 दवाओं के सेल और परचेज बिल की मांग की गई। परचेज बिल तो दिखाया है उन्हें, लेकिन सेल बिल किनको बेचा गया वो उन्हें दिखा नहीं पाए। H1 ड्रग रजिस्टर जो संधारित किया जाता है, H1 की जो दवाई होती है उनका रजिस्टर संधारित किया जाता है, वो भी संधारित नहीं पाई। और किन किन दुकानों का निरीक्षण किया गया? अभी सिर्फ जनता मेडिकल का निरीक्षण किया गया। उनके बाद ये नौजवान इस मेडिकल में आए हैं, अभी यहाँ पे भी जस्ट निरीक्षण शुरू किए हैं।
अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की ओर से गुरुवार को भंडारीडीह रोड स्थित शाखा इकाई में एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शाखा सचिव सह मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि 19 जनवरी 1956 को तत्कालीन केंद्र सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से 250 निजी देशी विदेशी बीमा कंपनियों तथा भविष्य निधि समितियों का प्रबंधन अपने अधीन कर लिया था तथा कंपनियों का निगरानी एवं संचालन का जिम्मा भारत सरकार द्वारा नियुक्त 45 अभिरक्षकों के अधीन कर दिया गया। बाद में उन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर सीडी देशमुख ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि हम एक गतिमान और शक्तिशाली संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं जो पूरे देश के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा तथा उनके बचत व सुरक्षित रखेगा। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए तथा इसका प्रबंधन हमेशा राष्ट्र के अधीन होना चाहिए। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 में इस अवधारणा के साथ की गई थी कि लोगों का पैसा लोगों के कल्याणार्थ। एलआईसी की स्थापना 5 करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी तथा 68 वर्षों के सफल यात्रा के बाद 42,30,000 करोड़ परिसंपत्तियां अर्जित की गई। केंद्र सरकार को अब तक 30,000 करोड़ रुपया लाभांश के रूप में दिया गया। एलआईसी ने देश के आधारभूत संरचना जैसे रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, सिंचाई, बिजली इत्यादि में लगभग 29 लाख करोड़ रुपया निवेश कर रखा है। बीमा क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुलने के 2 दशकों के बाद भी एलआईसी का बीमा बाजार में 72% की हिस्सेदारी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एलआईसी की कुल आय 7.2 लाख करोड़ रुपया तथा 2.17 करोड़ नई बीमा बेची गई थी। इसी वर्ष में 2.67 करोड़ दावा का निपटारा करते हुए 1.92 लाख करोड़ रुपया का भुगतान किया गया। अभी देश की आर्थिक स्थिति चिंताजनक है। देश के राष्ट्रीयकृत उद्योगों का विनिवेशीकरण किया जा रहा है। एलआईसी जैसे उत्कृष्ट और सुदृढ़ वित्तीय संस्था का अभी आईपीओ के माध्यम से 3.50% शेयर बेचकर विनिवेशीकरण किया गया, जो बीमा धारकों के साथ धोखा है। केंद्र सरकार की सिर्फ नीतियां ही गलत नहीं बल्कि उनकी नीयत भी गलत है। प्रेस वार्ता को सचिव धर्म प्रकाश, अध्यक्ष संजय शर्मा, मंडलीय सहायक सचिव अनुराग मुर्मू, संयुक्त सचिव विजय कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय तथा श्वेता कुमारी, पेंशनर्स एसोसिएशन के मंडलीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने संबोधित किया। आज राष्ट्रीय स्तर पर एलआईसी राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जा रहा है। 19 जनवरी 1956 को तत्कालीन सरकार, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से देश के 250 निजी बीमा कंपनियों तथा पीएफ कमिटीज को लेन देन अपने हाथों में कर लिया। उस अध्यादेश के माध्यम से इन 250 कंपनियों का संचालन अपने जिम्मे कर लिया और 45 अभिरक्षकों का नियुक्ति किया गया था, जिसके माध्यम से इन कंपनियों का संचालन हो रहा था। 1 सितंबर 1956 को इन सारे कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके एलआईसी ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। उस समय केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपया पूंजी लगाई थी। आज के दिन में 68 वर्षों के सफल यात्रा के बाद एलआईसी ने 40 लाख करोड़ से भी अधिक की परिसंपत्तियां अर्जित की है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार को 5 करोड़ के पूंजी के कारण 30,000 करोड़ रुपया का लाभांश दिया है। जिस समय एलआईसी की गठन हुआ था और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर सीडी देशमुख ने राष्ट्र को संबोधित कर रहा था, उन्होंने कहा था कि हम ऐसे संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं, ऐसे ऊर्जावान संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं जो देश के प्रत्येक लोगों का आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराएगा तथा लोगों के पैसे को, लोगों के बचत को सुरक्षित रखेगा। और लगभग 1,72,000 करोड़ रुपया क्लेम्स के रूप में एलआईसी ने पेमेंट किया। ऐसे उत्कृष्ट वित्तीय संस्था का भी केंद्र सरकार ने अभी आईपीओ के माध्यम से विनिवेशीकरण किया है। लायंस क्लब ऑफ ग्रीडी टाउन द्वारा जनहित एवं पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक कचरा कलेक्शन ड्राइव अभियान की शुरुआत की गई।
इस दौरान टावर चौक के समीप स्थित राधा गोविंद भवन से प्रचार वैन को रवाना किया गया। मौके पर डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने फीता काटकर प्रचार वाहन को रवाना किया। बताया गया कि लायंस इंटरनेशनल ने पूरे विश्व में एक जागरूकता अभियान की शुरुआत पिछले दिनों 13 जनवरी से की है, जो पूरे 1 महीने तक चलेगा। इस अभियान में लोगों को ई वेस्ट एवं इसको जमा रखने के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देना है और जिनके पास भी ई वेस्ट बेकार का घर में ऑफिस में पड़ा हुआ है उसको सामूहिक रूप से कलेक्ट कर डिस्पोजल के लिए एकत्रित करना है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के सचिव संजय डंगायच ने बताया कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों, फैक्ट्रियों और विशेषकर घरों से निकलने वाले ई वेस्ट जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल, बैटरी, स्विच, एलईडी आदि ई वेस्ट पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बने हुए हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सामूहिक रूप से कलेक्ट कर प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए और इसी कार्य का बीड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लायंस क्लब ने उठाया है। कचरा कलेक्शन के लिए शहर के 10 से भी ज्यादा स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पर लोग जाकर अपना कचरा जमा कर सकते हैं या दिए गए फोन नंबर पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कन्वेनर लायन प्रदीप डोकानिया, लायन अमरजीत सिंह सलूजा, लायन ध्रुव संथालिया, लायन प्रवीण बगड़िया, लायन साहिल कुमार, क्लब के अध्यक्ष लायन अशोक बगड़िया, सचिव लायन संजय डंगायच, कोषाध्यक्ष लायन अमृत जलान के अलावा लायन निर्मल सलामपुरिया, दिनेश खेतान, विकास खेतान, अनिल अग्रवाल आदि मौजूद रहे। जितना ई वेस्ट कचरा निकलता है, जितने भी हम लोग कंप्यूटर, मोबाइल या जो भी चीज़ चलाते हैं वो सब जो है सो वो ई वेस्ट कचरा जो है सो इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, हमारे समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। इसको प्रॉपर तरीके से कलेक्शन सेंटर हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, जो हमारे पर्चे में छाप करके दिया गया है। उस जगह पर कलेक्ट करके इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको वेस्ट को जो है डिस्पोजिट किया जाएगा, जिसके अंदर में लोगों को बीमारियां या लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने के लिए, लोगों को ध्यान रखने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। लायंस क्लब द्वारा ये जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन द्वारा ई वेस्ट कलेक्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। ई वेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रॉपरली उसको डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो सकता है और हवा, पानी सबको प्रदूषित करता है। इसलिए 13 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न स्थानों पे, जो कि पैम्पलेट में लिखा हुआ है, वहाँ कलेक्शन बॉक्स लगाए हैं, जिसमें आप अपने पुराने टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, मिक्सी या कोई भी तरह के इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह कुछ भी एनीथिंग जो इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड है वो आप जमा कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई बड़ा सामान है जिसे आप कलेक्शन बॉक्स तक नहीं ला सकते हैं, वो हम लोग जाके भी रिसीव करेंगे। आप लोग सब साथ दें और इलेक्ट्रिक कचरे को हटाने में हमारी मदद करें। सदर अस्पताल में अनुबंध चिकित्सा कर्मियों का हड़ताल गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। यहां झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ एवं झारखंड राज्य एएनएम जीएनएम कर्मी संघ के संयुक्त आह्वान पर 17 जनवरी से पूरे झारखंड राज्य के सभी जिलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में तमाम कर्मचारी उपस्थित होकर एकजुटता का परिचय देते हुए हड़ताल को सफल बनाने हेतु अध्यक्ष शंभू मेहता की अध्यक्षता में एक सभा की। यहां हड़तालियों को संबोधित करते हुए जिला सचिव प्रवीण कुमार ने कहा कि झारखंड राज्य के सभी पारा मेडिकल कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। गिरिडीह जिले के तमाम पारा मेडिकल कर्मी भी हड़ताल पर है, इसलिए तमाम पारा मेडिकल कर्मियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं एवं जिले के तमाम पारा मेडिकल कर्मी को भरोसा दिलाता हूं कि जब तक पारा मेडिकल कर्मी को समायोजित नहीं किया जाता है तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। गौरतलब है कि पारा मेडिकल कर्मियों के हड़ताल में रहने से पूरे झारखंड राज्य की चिकित्सा सेवा चरमरा गई है। पारा चिकित्सक की कमी होने से आए दिन आम आवाम को भी कठिनाई हो रही है। मौके पर अनुबंधन कर्मी पंकज कुमार, प्रवीण कुमार, बेबी कुमारी, दीपक कुमार, संदीप कुमार, शमीम अंसारी, प्रतिमा कुमारी, मंजू कुमारी, रीना कुमारी, अल्बर्ट दाऊद मरांडी, विजय कुमार आदि उपस्थित रहे।
अजमेर शरीफ स्थित ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर चादर पोशी को लेकर गिरिडीह हुट्टी बाजार हटिया से एक जत्था गुरुवार को अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुआ। अपने शहर, प्रदेश और देश में अमन चैन बरकरार रहे और हिंदुस्तान के विकास की कामना को लेकर अकीदतमंद बाबा के दरगाह पहुंचने के लिए निकल पड़े। बताया गया कि वहां पहुंचकर देश और गिरिडीह में अमन चैन बरकरार रहे, इसको लेकर ये लोग दुआ करेंगे। बताया गया कि सभी लोग बाबा के दरगाह के लिए निकले हैं और वहां पर पहुंचकर बाबा के मजार पर चादर पोशी करेंगे। इस जत्थे को रवाना करने के लिए नगर थाना प्रभारी RN चौधरी और पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह भी दल बल के साथ साथ चल रहे थे कि जाम की समस्या उत्पन्न ना हो और ना ही किसी तरह की कोई परेशानी हो। समाज सेवी सैयद अनवर ने भी इन्हें दुआ सलाम के साथ विदा किया। मौके पर मोहम्मद बाबर, मोहम्मद कल्लू, मोहम्मद सलाम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद अजीज कुरैशी आदि कुल 60 यात्री अपनी यात्रा के लिए यहां से रवाना हुए। यह यात्रा 14 दिन की है और लोग अपने पवित्र धाम जाकर ये लोग वापस लौटेंगे। हटिया से हम लोग जा रहे हैं। पहला बिहार शरीफ दौरा, दूसरा राजगीर, तीसरा कच्चा शरीफ होते हुए वारिस पाक, देवा शरीफ, मखदूम अशरफ शमानी, करियर शरीफ, सलवार शरीफ, अजमेर, दिल्ली कुतुबुद्दीन बख्तियार खां के होते हुए हम लोग अजमेर हम लोग। कितने दिनों की टूर है ये 14 दिन की टूर है। हर साल की तरह इस साल भी मतलब हम लोग हर साल खोलते हैं हर साल ये गाड़ी खुलती है। 7 दिन हम लोग सब जाते हैं, 14 दिन के लिए जियारत करते हैं, हर मजार पर जाते हैं, पूरा हर हिंदुस्तान की जमुआ के चिल्का पंचायत के चिरुडी के दर्जनों पीडीएस लाभुकों ने गांव में संचालित चंडी माता स्वयं सहायता समूह पीडीएस संचालक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने इसकी लिखित सूचना जमुआ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दी है। बीएसओ को दिए गए आवेदन के अनुसार संचालक द्वारा लाभुकों को पिछले 1 वर्ष से दे प्रति लाभुक 10 किलोग्राम की जगह सिर्फ 5 किलोग्राम अनाज ही दिया गया। नारे के माध्यम से महिलाओं ने कहा कि बकाया राशन देना होगा, डीलर की मनमानी नहीं चलेगी। साथ ही साथ ग्रामीणों ने बताया कि नमक, गेहूं, मिट्टी तेल के नाम से डबल फिंगर लगवाकर पूरे 1 महीने का राशन हम लोगों को नहीं मिला है। अभी हम लोगों को राशन नहीं मिलेगा तो हम लोग रोड पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। उसकी सारी जिम्मेवारी जमुआ आपूर्ति पदाधिकारी की होगी। इधर डीलर ने बताया कि हमारे पास चावल, गेहूं, नमक आदि आते गए, हम सारे लाभुकों को समय पर देते गए। हमारे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। इस बाबत फोन से बात करने पर जमुआ प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा जो आवेदन मिली है उसकी उचित जांच घटनास्थल पर जाकर करेंगे। अभी कोई गड़बड़ी पाई गई तो उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। डीलर का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डीलर का चावल बकाया लेगा तो लेंगे, छोड़ेंगे। हम ननेश्वर मातो चिरुडी ग्राम चिल्गा पंचायत से जमुआ का है। जबकि हमको साल भर से 5 किलो अनाज 1 यूनिट पर मिलता था। पता नहीं चलता था कि हमको महीना में 2 बार चावल आता है 1 यूनिट पर 10 किलो। और जब इस माह मतलब हम पूछे तो बोला तुम्हारा 1 बार ही आया है, फ्री चावल नहीं आता है। तो 1 माह जब उठाया गया तो हमारा 2 फिंगर लेके उठा लिया गया। अक्टूबर, नवंबर तो उसके चावल मांगे हम तो बोला 30 किलो चावल ही देंगे हम बाप घर से नहीं देंगे। हम चावल नहीं लिए तो बोला तुम जाओ, हमारा बार कबार लेगा सो देख लेंगे। जब हम पर्ची निकालें तो हमारा 2 माह का अक्टूबर और नवंबर का रिसीविंग किया हुआ है, 1-2 मिनट का फर्क में है। कौन सा डीलर के माध्यम से आपका अनाज गबन किया जा रहा है? चंडी माता समूह सहायता ग्राम चिरुडी से है, जो कि बराबर यहीं से उठता है मेरा। अब सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से मांग यही करते हैं कि सारे गरीबों को मतलब राशन मिले और सही ढंग से चले। सरकार हमारी माएँ को जिस तरह गरीब है उस तरह से प्रयास में अनाज दिला दे। वासुदेव माता। क्या समस्या है आपके साथ? समस्या यही है सर, हम लोग राशन लेने के लिए जाते हैं
तो अंगूठा ले लिया जाता है 2 बार करके, और राशन 5 किलो हमको मिलता है। और जब दोबारा लेता है फिंगर, तब हम बोलते हैं कि 1 बार का है, तो बोलता है नहीं 2 बार लगाओ, नमक का लगाओ, जो भी आता है बोल 2 बार लगाओ। तो 2 बार लगाने के मौजूद भी हमको चावल मिलता ही है 5 किलो। आपकी क्या मांग है? मांग है जो सरकार द्वारा जो चावल मिल रहा है फ्री, वो मांग करते हैं। बोला फ्री अभी नहीं करता है, बंद कर दिया, आता ही नहीं है। हमार नाम है अर्जुन मातो चिरुडी। तो गेलिए चावल उठावे ला, तब मैं जैसे 2 बार फिंगर धरवल के मस्तियाँ, अब 2 बार धरवल के पूछलिए 2 बार तो धरवा करें की बात है। बोले एटा निमखवा के को एटा को चौरा के, तब 5 किलो चावल मिले, वह में आधा किलो में काट लिए 4.5 किलो दे हमने। तो उतने दल के यार फिर वह पूछलिए फ्री याद करके, बोल फ्री चावल अबे ना करो, फ्री चावल बोल बंद भे गया, बोलना है। अब कागजात निकाल लिए तो देखें दोनों चावल वे निकलो है, अब 2 महीना के। कौन कौन महीना निकला हुआ था? 1 अक्टूबर और नवंबर के। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? चौरा जो हमने ना मिले किरे से, सिंगल मिले किरे ने महीना में 1 बार ना 4.5 किलो के। क्या समस्या आपके साथ? हमने के 2 है 5 किलो, 5 किलो में काट लो आधा किलो। कितना मिलता है आपको? 1 महीना में 18 किलो। मिल कितना रहा है? अच्छा, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि 1-2 फिंगर लगाता है और 1 महीना का चावल मिलता है। हाँ, 2 बार करके हाथ दिल का और 1 बजे से लगा। तो आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? राशन सगरे 2 के सरकार से हमने रखे। क्या नाम हुआ? अच्छा, क्या समस्या आपके साथ? क्या समस्या? जो चावल ले आते हैं वो नहीं देते हैं। आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं डीलर के द्वारा आपको धमकी मिलता है, क्या बोलते हैं? बोला राशन कार्ड काट देंगे। क्यों काट देंगे राशन कार्ड आपका? बोला क्यों साइन कर देते हैं। अच्छा, कहाँ साइन किए थे आप? चावल हम लोग तो दे रहे हैं, अब धमकी ये दे रहे हैं। एचआईवी विभाग के स्टेट सर्विलेंस टीम मेंबर डॉक्टर विशप कुमार राणा ने गुरुवार को सदर अस्पताल स्थित एचआईवी डिपार्टमेंट में कार्य प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले समेत सभी जगह पर एचआईवी पॉजिटिव मरीजों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इसी संदर्भ में वह गिरिडीह में भी एचआईवी मरीजों की पहचान के लिए चलाए जा रहे सघन अभियान का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में यह अभियान ठीक ठाक चल रहा है और इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। धनबाद से मेरा नाम डॉक्टर विशप कुमार राणा हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन, SNMCH धनबाद, और हम स्टेट सर्वेलेंस टीम मेंबर भी हैं JSACS के। तो यहाँ पे HIV सेंटिनेल सर्वेलेंस के तहत आए हुए हैं। जो ANC की नॉर्मल प्रक्रिया है उसके दौरान महिलाओं का HIV जांच भी होना है। तो हम लोग एक सघन कार्यक्रम अभी चल रहा है जिसमें हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसी महिला है क्या जो ANC के दौरान HIV पॉजिटिव हुई कि नहीं हुई। तो उसी सिलसिले में टीम सब जगह काम करे, तो गिरिडीह में भी काम चल रहा है, तो उसी का निरीक्षण करने हम आए थे। क्या पाया? काम अच्छा चल रहा है, लोग अपना मेहनत कर रहे हैं। हमारे स्टाफ जिले में कितने HIV पॉजिटिव हैं? अभी जिले में क्या HIV पॉजिटिव है? पिछले महीने का दो महीने का मेरे पास रिकॉर्ड अभी तक पता चला है। 2 है पिछले महीने में और इस महीने में 1 है। इसके अलावा हमने डिटेल और ज़्यादा उससे पहले का डिटेल अभी नहीं लिया मैंने। गांडी प्रखंड क्षेत्र के भूगतिया लोहारी गांव में अत्यधिक बिजली बिल आने से ग्रामीण बिजली उपभोक्ता काफी परेशान है। इसकी सूचना मिलने पर भाकपा माली की एक टीम ने गांव में जाकर स्थिति का जायजा लिया। बताया गया कि ग्रामीणों ने माली नेता राजेश यादव को अपना अपना बिजली बिल भी दिखाया, जिससे पता चला कि अत्यधिक बिल भेजे गए उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 1000 यूनिट के आसपास बिजली खपत दिखलाकर उसी हिसाब से बिल भेज दिया गया और ऐसे उपभोक्ताओं को 5 महीने के भीतर अमूमन
20 से 22 हजार से भी ऊपर का बिल भेजा गया है। कई ग्रामीणों ने कहा कि मीटर रीडर ने उनसे 200 रुपए की मांग की थी। जिन लोगों ने पैसे दे दिए उनका बिल 5000 से कम और पैसे नहीं देने वाले उपभोक्ताओं को अत्यधिक बिजली का बिल पकड़ा दिया गया। ग्रामीणों की बातों को सुनने के बाद माली नेता ने इसे काफी गंभीर मामला बताते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों से इसका संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। कहा कि बिजली विभाग को एक टीम भेजकर इस मामले का समाधान गांव में ही करना चाहिए, अन्यथा उनकी पार्टी आंदोलन में उतरने का काम करेगी। मौके पर अन्य लोगों के अलावा प्रखंड सचिव मेहताब अली मिर्जा, रामकिशोर सिंह, किशोर पंडित, कल्पना देवी, पार्वती देवी, लक्ष्मण सिंह, विनोद सिंह, खूबलाल सिंह, मंगल किशोर सिंह, गुही सिंह, रामचंद्र सिंह, रामेश्वर महतो, मुरारी पंडित समेत अन्य दर्जनों महिला व पुरुष मौजूद थे। कांडे प्रखंड के भोक्तिया लोहारी गांव में है। यहाँ के ग्रामीणों ने हमारी पार्टी के पास शिकायत की है कि इनका बिल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा करके भेज दिया गया है। हम लोगों ने आकर के इनके बिल को देखा है और इनके लोगों से भी बात हमने किया है, तो पता चल रहा है कि एक एक व्यक्ति के घर में 1-1 हजार यूनिट का प्रति माह करके बिल जोड़ दिया गया है। इस संबंध में हम लोगों ने जानकार लोगों से संपर्क करने पर यह मालूम हुआ कि इस तरह तो शहर में भी जहां लोग ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं वहां भी इस तरह का बिल नहीं आता है। इसका मतलब इसमें जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जो मीटर रीडर आते हैं वो यहाँ पर जब आए थे पिछले बार मीटर रीडिंग के लिए, तो उन्होंने 200 रुपया करके लोगों से मांग किया। जिन घरों के लोगों ने 200 रुपया करके उनको दिया, उनके घरों का बिल 1000 रुपया, 2000 रुपया इस तरह करके आया, 3000, 4000, 5000 तक आया। लेकिन जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनका सभी का बिल 20,000 रुपया से अधिक आ गया है। हमें लगता है कि ये भारी गड़बड़ी हुई है और यहाँ किस लेवल की गड़बड़ी है इसको पदाधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन ये जो भारी भरकम बिल जो भेज दिया गया है, एक गरीबों के घर में जो 4 महीने 5 महीने के बिल 22,000 25,000 भेजा गया है, 1000 यूनिट के आसपास प्रति माह का जो भेजा गया है, यह गलत है। पदाधिकारियों को संज्ञान लेकर के इसका छानबीन करके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। हम ग्रामीणों की ओर से विभाग को यह अल्टीमेटम दे रहे हैं कि यदि इसका छानबीन करके इसका सुधार नहीं किया गया और ये भारी भरकम जो फर्जी किस्म का जो बिल भेजा गया है, हम इसे फर्जी बिल कह रहे हैं, अगर इस फर्जी बिल में सुधार नहीं किया गया तो यहाँ के तमाम भोक्तिया लोहारी के लोग इस मामले को लेकर के बिजली ऑफिस का घेराव करेंगे। हम लोग जीएम ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरना भी अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग देंगे। इसलिए हम मांग करेंगे कि इसका तत्काल समाधान करके यहाँ एक टीम भेज करके बिजली विभाग इस मामले का समाधान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदमी एक आया था, पर्ची उन लोग निकाल रहा था बिजली वाला, तो हमरा जाए कि नहीं देखा सामने में, तो हम कहिए अच्छा ठीक है अभी रुक जाइए, हमरा घर से फिर पर्ची लाने दीजिए। तो वो बोला कि मैंने पर्ची तो आपका न है तो अभी बिल नहीं निकाल सकते हैं। कहिए अच्छा ठीक है सर। तब वहाँ फिर हम गए, दूसरा आदमी को जब निकाल रहा था तो उन लोग बोला कि वो इतना लंबा चौड़ा घर में नहीं, जैसे इन लोग का 50,000 से कुछ ऊपर बिल चल जाएगा। तो उन लोग 200 रुपया गच दिया, तो उन लोग का 5,000 का बिल मैंने निकाल के नहीं दे दिया। हमारे घर के सामने में नहीं गया तो भी कुछ पैसा दे दिया, वो भी निकाल लिया कम में नहीं, उनका 3,000 का निकाल दिया। हम नहीं दिए कोई पैसा तो हमारा बेटा पाछे पाछे गया तो मैंने हमारा भी निकाल दिया 24,000 का। डुमरी प्रखंड अंचल एवं सीडीपीओ कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कमीशनखोरी के विरोध पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को प्रखंड युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। इसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष पोखराज पांडे ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष महेश भगत ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उपरोक्त कार्यालय में भ्रष्टाचार, व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कमीशनखोरी यदि बंद नहीं होती है तो चरमबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार का समर्थन अवश्य कर रही है, लेकिन यदि कार्यालयों में भ्रष्टाचार होगा तो चुप नहीं बैठेंगे। धरना के अंत में बीडीओ के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रखंड के पंचायत सेवक, रोजगार सेवक अपने मुख्यालय में नहीं रहने, पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक ग्रामीणों से करने वाले अवैध वसूली को बंद करने, पंचायत में संचालित विकास योजनाओं को प्राक्कलन के अनुसार करने, अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं राजस्व कर्मचारियों के द्वारा ग्रामीणों से विभिन्न कार्यों में वसूले जाने वाले नजराना को बंद करने, एमओ से नियमित
पीडीएस दुकानों का निरीक्षण करवाने, पीडीएस में व्याप्त भ्रष्टाचार और खाद्यान्न में कटौती को बंद करने, सीडीपीओ व एलएस से नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा सभी सुविधाएं संबंधित व्यक्तियों को देने आदि मांग शामिल है। धरना में डुमरी युवा कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष शकीब आलम, करीम बख्श अंसारी, अशरद आलम, तनवीर आलम, ताजमहल अंसारी, वकील सिंह, तुलसी सिंह, फुलवा देवी, फगुनी देवी, दुलारी देवी, मंजू देवी, कल्लू टोम, गीता देवी, गंगिया देवी, सुक्री देवी, गोवर्धन दास, सुमा देवी, कुंती देवी, सुनीता देवी आदि उपस्थित थे। 19/1/2023 प्रखंड कांग्रेस कमेटी यूथ द्वारा एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष महेश प्रसाद भगत उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में सफलता के लिए जिन महिलाओं ने और जिन ग्रामीण जनताओं ने सहयोग दिया उसको सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। और पंचायत सेवक, जन सेवक अपने मुख्यालय में नहीं रहते हैं, इसी का विरोध में आज यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस के लोग उपस्थित होकर धरना कार्यक्रम किया है। जिन रोजगार के लिए इन्होंने महिलाओं और ग्रामीणों ने 4 महीना खेती करने के बाद जो बैठे रह जाता है उसको खाने के लिए तरसता है। जो महात्मा गांधी रोजगार तो तहत जो ग्रामीणों को देना था रोजगार सेवक अपने मुख्यालय में नहीं रहने का कारण आवेदन नहीं दे पाता है ग्रामीण। नतीजा ये होता है इन लोग भूखे रहने के लिए बाध्य हो जाता है। इसी के विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया गया है। मेरा नाम रकीब आलम हुआ और डुमरी विधानसभा युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ। आज जो है हमारे डुमरी प्रखंड युवा कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष पोखराज पांडे जी जो है उनके अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और ये मांग प्रखंड पदाधिकारी को दिया जा रहा है कि आपके कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार करती है तो उसको जो है चयन मुक्त करने की धमकी पदाधिकारी लोग देते हैं। आपूर्ति पदाधिकारी में लूट खसोट, ऐसी लूट खसोट है कि जो है डीलर लोग को समय पर डोर स्टेप डिलीवरी में अनाज पहुंचाया नहीं जाता है और बेच दिया जा रहा है, जिसके चलते आपूर्ति पदाधिकारी को भी हम लोग चेतावनी दे रहा हूं कि सुधार किया जाए। इस काला बाजारी जो प्रखंड कार्यालय में किया जा रहा है, आपूर्ति पदाधिकारी होश में आवे और सही समय पर डीलर को जो है अनाज मुहैया करावे ताकि जो है जन वितरण प्रणाली में जनता को सही समय पर जो है अनाज मिल सके। कुशवाहा छात्रावास सिहोडी में कुशवाहा संघ के जिलाध्यक्ष इंदर नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से जय नायक स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण 1 फरवरी को उनके जन्मदिन के अवसर पर किए जाने की तैयारियों पर चर्चा की गई। बताया गया कि झंडा मैदान में उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशाल आम सभा का आयोजन भी किया जाना है। इसी को लेकर रणनीति बनाने और कार्य रूप देने के लिए विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि जिला परिषद मुख्य द्वार पर स्वर्गीय रीतलाल वर्मा चौक पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण होना है, जो प्रतिमा बनारस से बनकर गिरिडीह पहुंच रही है और उसको सौंदर्यीकरण और मंच को लेकर रीतलाल प्रसाद वर्मा विचार मंच के अध्यक्ष भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा भी उपस्थित रहे। तय किया गया कि मुख्य रूप से यह कार्यक्रम झंडा मैदान में रीतलाल प्रसाद वर्मा विचार मंच के बैनर तले आयोजित किया जाएगा, जिसमें झारखंड के तमाम जिलों से बिहार, उत्तर प्रदेश, सूरत से लोग इसमें शिरकत करेंगे और प्रदेश के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि इसकी शोभा बढ़ाते हुए स्वर्गीय वर्मा जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। इसमें मुख्य रूप से जनसभा के बाद एक बहुत ही विशाल रैली के रूप में झंडा मैदान से निकलकर प्रतिमा अनावरण स्थल तक पूरे गाजे बाजे के साथ पूरा मंच प्रस्थान करेगा।
बैठक में संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप नारायण, महामंत्री ओम प्रकाश महतो, सलाहकार सह कांग्रेस नेता वासुदेव वर्मा, भाजपा के वरीय नेता सह जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष दिलीप वर्मा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दीपक कुमार, प्रखंड अध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद, संगठन मंत्री बैजनाथ प्रसाद, भाजपा उपाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद वर्मा, युवा नेता सह जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष कुमार, केशव क्रांतिकारी आदि उपस्थित थे। हम लोग कर रहे हैं और बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और हमारे जननायक 6 बार लोकसभा में रहने वाले और समाज के सुधारक स्वर्गीय ऋतुराज प्रसाद वर्मा के आदमकद मूर्ति गिरिडीह जिला में जिला परिषद चौक पर लगने जा रहा है। आज की ये बैठक 1 फरवरी को होने वाले जननायक ऋतुलाल वर्मा जी के जयंती कार्यक्रम को लेकर रखी गई है, जो उनकी आदमकद प्रतिमा का उस दिन अनावरण होना है और साथ साथ एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन झंडा मैदान में किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आज ये बैठक आयोजित की गई। आप क्या अपील करेंगे लोगों से? मेरा अपील रहेगा सभी लोगों से कि जिस तरह जननायक ऋतुलाल वर्मा जी सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, गरीब अमीर जो भी हो, सबको लेके चलने का काम करते थे और हर समय उनके बीच रहने वाले, हमेशा उनके साथ उनके लिए उपलब्ध रहने वाले ऐसे व्यक्ति थे। मैं चाहूँगा कि सभी लोग उस दिन उस कार्यक्रम में भागीदारी निभाएं, आएं और इस कार्यक्रम को उस दिन सफल बनाएं। सिविल कोर्ट में 11 फरवरी को आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर गुरुवार को बैंक के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। बताया गया कि झालसा राज्य के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11 जनवरी 2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह में किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने कहा कि आमजनों एवं पक्षकारों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मौके पर स्थायी लोक अदालत के सदस्यों एवं गिरिडीह न्याय मंडल के सभी बैंकों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। ड्रग इंस्पेक्टर ने पचम्बा समेत कई दवा दुकानों में किया चेक, कागजातों को खंगाला, गड़बड़ियां भी हुई उजागर, कहा होगी कार्रवाई। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर गिरिडीह इकाई ने की प्रेस वार्ता। सरकारीकरण दिवस पर दी एक दूसरे को शुभकामनाएं, केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। लायंस क्लब ने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक कचरा को लेकर जागरूकता अभियान, प्रचार वाहन को किया रवाना, इलेक्ट्रॉनिक कचरा के दुष्प्रभाव की दी जानकारी। सदर अस्पताल में अनुबंध चिकित्सा कर्मियों का हड़ताल रहा, तीसरे दिन भी जारी, मांगों को लेकर की आवाज बुलंद, कहा आगे भी जारी रहेगा आंदोलन। और अजमेर शरीफ के लिए हुट्टी बाजार से रवाना हुआ जायरीनों का जत्था, 14 दिनों की पवित्र यात्रा पर निकले श्रद्धालु, कई प्रमुख लोगों ने शुभकामना देकर किया रवाना। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।